हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद के परिवेश और उसकी प्रवृत्तियों पर। इससे पहले छायावाद, उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं परिचय के साथ। यहाँ देखेंगे कि प्रयोगवाद आधुनिक हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसका प्रारंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ। तार सप्तक एक मंडल है जिसमें 7 कवि थे, उनकी कविताएं छपी थी। इसमें 7 कवि में रामविलास शर्मा, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, अज्ञ, गिरिजा कुमार माथुर, नेमित चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल की कविताएं शामिल थीं। प्रयोगवाद को प्रायः प्रगतिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना जाता है, पर यह पूर्णतः सही नहीं है। कई कवि जैसे रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध मार्क्सवाद से प्रभावित थे, पर वे विचारधारा को अंतिम सत्य न मानकर व्यक्तिगत सत्य की खोज पर जोर देते हैं। इस खोज को प्रयोगशीलता कहा गया, जिससे आंदोलन का नाम प्रयोगवाद पड़ा। इससे पहले प्रगतिवाद में हम देखे थे कि जो भी उसका आधार था वो सबके सब मतलब जो मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित कवि थे, उनमें वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो शोषित वर्ग थे उनको वो एक तरह से मतलब आत्मविश्वास प्रदान करते थे, पर इसमें उसका मतलब उल्टा बताया जा रहा है। आज्ञा को प्रयोगवाद शब्द का जो प्रयोगवाद शब्द है पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रयोगशीलता को वाद में सीमित करता है। उसके अनुसार प्रयोग सत्य की खोज और उसकी अभिव्यक्ति का साधन है, न कि साध्य। प्रयोगवाद छायावाद की रोमानी भावुकता और प्रगतिवाद की वैचारिकता से अलग स्वानुभूति की प्रामाणिकता का केंद्र रहता है। यह शिल्प में छायावाद की स्थिरता और प्रगतिवाद की सपाट बयानी का अतिक्रमण करता है। आज्ञा के शब्दों में प्रयोग सत्य को जानने और प्रेषित करने का दोहरा साधन है। आप जानेंगे कि इसके मतलब जो प्रयोगवाद है इसका परिवेश क्या रहा है, इसकी परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। प्रयोगवाद का उद्भव भारतीय और वैश्विक परिस्थितियों के संयोजन से हुआ। इसे भारतीय समाज की परिस्थितियों से कम और पश्चिमी साहित्यिक प्रभाव से अधिक प्रेरित माना जाता है, विशेषकर प्रगतिवादियों द्वारा, जो इसे शीत युद्ध के दौर में अमेरिका प्रभाव से जोड़ते हैं। हालांकि इसका परिवेश मतलब कुछ मतलब निम्नलिखित कारक हैं इसके। पहले हम देखेंगे भारतीय परिस्थितियाँ। इसमें स्वाधीनता का दौर 1940 के दशक में स्वाधीनता के निकट का समय था। स्वाधीनता को निश्चितता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत हितों पर जोर को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम प्रयोगवाद में व्यक्तिवाद के रूप में दिखा। फिर दूसरा प्रभाव गांधीवादी। गांधी जी का प्रबुद्ध व्यक्तिवाद व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता पर बल देता है, जो प्रयोगवादी कवियों की चेतना में परिलक्षित हुआ। शहरीकरण। इस काल में भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा था। प्रयोगवादी कवि शहरी जीवन से प्रभावित थे और उनकी कविताओं में शहरी जीवन की गतिशीलता और उपयोगिता दृष्टिकोण दिखता है। उदाहरण में हम बहुत सारे जैसे कि अज्ञा, नागेंद्र, इनके अगर हम कविताएं पढ़े तो इनमें शहरीकरण यानी कि जो शहर क्या है वो नज़र हमें झलक पड़ता है, कि उन्होंने शहर के बारे में बताया किस प्रकार से शहर है। आप जब उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मतलब आंखों के सामने उसका दृश्य बन रहा है कि वो शहर में किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वो कविता के माध्यम से ही लोगों तक बताते हैं। फिर हम देखेंगे पश्चिमी प्रभाव, यानी कि जो विदेशी प्रभाव क्या रहा प्रयोगवाद में। द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध ने मानव जीवन को क्षणभंगुरता को उजागर किया, जिससे क्षणवाद की भावना विकसित हुई। भारत पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कम था, पर परोक्ष रूप से कवियों की चेतना को प्रभावित करता था। यानी कि जो भारतवासी थे उन पे तो इसका प्रभाव कम पड़ा था, पर जो कवि लोग थे ये उससे ज़्यादा प्रभावित हुए। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। फ्रायड के सिद्धांत विशेषकर लिबिडो और यौन चेतना ने प्रयोगवादी कविता में यौन प्रतीक और मनोवैज्ञानिक चित्रण को प्रभावित किया। अब जानेंगे कि नई समीक्षा आंदोलन। टी.एस. इलियट और आई.ए. रिस्ट के नेतृत्व में अमेरिका में विकसित इस आंदोलन ने रचना को भाषिक और रूपवादी दृष्टिकोण से देखने पर जोर दिया। इसने प्रयोगवादी कवियों को शिल्प और संरचना पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। अब हम देखेंगे कि प्रयोगवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं हैं, जो इस समय का दौर था इसमें किस प्रकार की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। प्रयोगवाद की कविता छायावाद और प्रगतिवाद से भिन्न है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव, शिल्पगत नवीनता और सूक्ष्म यथार्थ पर केंद्रित थी। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, पहला है भावुकता और बौद्धिकता का संश्लेषण। इसमें देखेंगे हम प्रयोगवादी कविता में छायावाद का अतिशय भावुकता या प्रगतिवाद की वैचारिकता नहीं है, यह भावना बौद्धिकता के संयोजन पर आधारित है। इससे पहले हम देखे थे कि छायावाद में अपना खुद का भाव मतलब अनुभूतियों की बात की गई थी, प्रगतिवाद में वैचारिकता थी, पर मतलब इन जो हमारा प्रयोगवाद है इसमें बहुत मतलब यहाँ पे भावना और बौद्धिकता पे बात की जा रही है, जो शहरीकरण जीवन के दबावों से निर्मित है। इसमें रोमानी तीव्रता के बजाय तटस्थता और गैर रोमानीपन दिखाई देता है। उदाहरण में हम अज्ञा का कविता का कुछ पंक्तियाँ देखेंगे। सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद है केवल, जय उसको दबा रखो उनको और पकने दो, ताने और तचने दो कि उसका सार बनकर धरा को उर्वरा कर दे। यह कविता भावनाओं को नियंत्रित और परिष्कृत कर रचना में उपयोग करने की बात करती है, जो इलियट है उनके नैर्व्यक्तिकता सिद्धांत से प्रभावित है। अगली विशेषता है नवीन राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद कवि रूढ़ियों का विरोध करते हैं और परंपरा को विवेक के साथ स्वीकार करते हैं। वे परंपरा को अर्जित मानते हैं, ना कि थोपी हुई, यानी कि जो भी रूढ़ियाँ आती हैं वो उन्हें विरोध करते हैं, पर जो हमारी परंपरागत मतलब जैसे चला आ रहा था वो उसे अपने कविताओं में अर्जित करते हैं, यानी कि उसे भी समाहित करते हैं। उदाहरण रूप में हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्ति देखेंगे। ये किसी निश्चित नियम कर्म की सरासर सीढ़ियाँ हैं, पाँव रखकर बढ़ रही जिन पर अपनी पीढ़ियाँ हैं। यह कविता रूढ़ियों को तोड़ने और नई राहों के अन्वेषण की भावना को व्यक्त करती है।
अगली जो विशेषता है वो है वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध। प्रयोगवाद कवि किसी भी विचारधारा जैसे मार्क्सवाद की बेड़ियों से मुक्त रहते हैं। वे विचारधाराओं से प्रेरणा लेते परंतु स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। उदाहरण के लिए मुक्तिबोध मार्क्सवाद से प्रभावित है पर उनकी कविता व्यक्तिगत चेतना को अभिव्यक्त करती है। यानी कि जो मार्क्सवाद विचारधारा को अपनाते हैं पर उसमें अपनी स्वतंत्रता, अपनी अनुभूतियों को अपनी कविताओं के माध्यम से पिरोते हैं। अगली जो है विशेषता वो है व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवि व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि कविता का आधार व्यक्तिक अनुभव है, न कि सामूहिक। अर्थात जो व्यक्ति है वो अपना स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ अनुभव ही अपनी कविताओं में शामिल करे, ना कि सामूहिक रूप से। हम देखेंगे आज्ञा की कविता की कुछ पंक्तियाँ। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत दिन बह जाए, वह हमें आकार देती है। यह कविता व्यक्ति और समाज के संबंध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखता है। अगली विशेषता है क्षण को महत्व। प्रयोगवादी कविता क्षणजन अनुभवों पर केंद्रित है, न कि युगजन। कवि क्षण की सघनता को कविता का आधार मानते हैं। आज्ञा की ही कविता है। और सब समय पर आया है, बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कंपना है। यह पंक्ति क्षण की महत्ता और उसमें निहित अनुभूतियों को व्यक्त करती है। अगली विशेषता यौवन चेतना। फ्रायड के प्रभाव के प्रयोगवादी कविता में यौवन चेतना और प्रतीकों का उपयोग हुआ। कवि यौनिकता को मानवीय सहजता का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण में ही आज्ञा की कविता है। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो हंस रही सी आंखें न, जैसे किसी को कस दिया हो। यह यौवन चेतना को सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया है इस कविता के माध्यम से। अब हम निष्कर्ष जानेंगे। प्रयोगवाद में व्यक्ति, यहाँ पे देखेंगे कि व्यक्तिगत अनुभव, प्रतीकात्मकता और शिल्पगत नवाचारों के माध्यम से हिंदी कविता को नई दिशा दी गई है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ और जनवादी चेतना को केंद्र में रखा। दोनों आंदोलन ने अपने अपने तरीके से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रवृत्तियाँ आज भी साहित्यिक अध्ययन में प्रासंगिक है। यानी कि जो इस प्रकार की जो इनकी जो विशेषताएं दी गई, यौवन चेतना, क्षण की महत्ता, व्यक्तिवाद, ये सब आज के समय भी हमें नजर आता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आज के समय में भी इनकी जो जो विशेषताएं हैं वो प्रासंगिक है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रही हूँ, आप सब वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरा मानना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी को एक बार वीडियो भी सुनना चाहिए और पीडीएफ से भी पढ़ना चाहिए। ऐसे ये होगा कि आपके जब डबल बार पढ़ोगे और सुनोगे तो आपको जो टॉपिक है वो भी समझ में आएंगे और जो हेडिंग है वो भी आपके मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। यदि आप भूल जाते, आप हेडिंग ही मतलब आपको याद रहा, तो आप बहुत ही अच्छा उत्तर तैयार कर लेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।